कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। करीब 25 मिनट में उनकी कार ब्लू स्टार होटल के बाहर रुकी। वो दोनों जल्दी से कार से बाहर आई और होटल के अंदर चली गई। वो होटल बहुत ही बड़ा था और इसके साथ साथ बहुत ही सुंदर भी था। जिया, जो कि पहली बार ऐसे होटल में आई थी, वो बस आंखें फाड़े चारों तरफ देखे जा रही थी। तभी उसकी नज़र होटल के लॉबी में खड़े करण की तरफ गई। जिया बिना कुछ बोले जल्दी से आरोही को उस तरफ देखने का इशारा किया। आरोही जिया को इशारे को समझकर उस तरफ देखी तो करण को वहां देखकर चौंक गई। वो जिया के साथ उस तरफ जाने लगी जहां पर करण खड़ा था, पर इससे पहले वो करण तक पहुंच पाती, तभी करण के साथ खड़े इंसान को देख वो हैरान रह गई। उसकी आंखें हैरान रह गई। सामने करण के साथ मायरा खड़ी थी। करण अपने हाथ मायरा के कमर में डालकर खड़ा था और मायरा भी उससे चिपक कर खड़ी थी। उन्हें देखकर यही लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हों। कुछ ही देर बाद करण मायरा का हाथ पकड़े हुए वहां से सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। उन दोनों को जाते देखकर आरोही उस तरफ जाने लगी। तभी जिया आरोही के हाथ को पकड़ ली। कहाँ जा रही हो आरू? उन दोनों की तरफ। क्या तुम सच में जाना चाहती हो? जिया आरोही की तरफ देखकर उससे पूछी, जिस पर आरोही कुछ नहीं बोली। कुछ देर तक वो बिना कुछ बोले सामने की तरफ देखती रही, जहां से अभी अभी करण मायरा के साथ गया था। कुछ सोचकर आरोही तुरंत अपना मोबाइल निकालकर करण को कॉल किया। कुछ देर की रिंग के बाद करण ने कॉल पिक किया, फिर प्यार से बोला, हेलो डियर आरू, अभी मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। बताओ तुम कैसी हो, और तुम्हारा खन्ना इंटरप्राइजेज में मीटिंग कैसा गया? वो सब अच्छा गया करण। तुम बताओ क्या कर रहे हो? क्या तुम अभी फ्री हो तो हम कहीं बाहर डिनर के लिए चले? आरोही करण से हमेशा की तरह शांत भाव से बोली। आरोही की बात सुनकर एक पल के लिए करण हड़बड़ा गया, फिर जल्दी से खुद को संभाल कर बोला, वो आरू, आज मैं तुमसे नहीं मिल सकता क्योंकि मेरा एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और उसे अटेंड करना बहुत जरूरी है। फिर उसमें कितना टाइम लगेगा ये भी नहीं पता है, तो हम कल डिनर के लिए चलते हैं। आरोही करण की बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे आज बहुत बुरा लग रहा था। वो करण से कुछ बोलती उससे पहले ही करण आरोही से बोल पड़ा, वो आरो, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे ना मीटिंग के लिए जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये कहकर करण जल्दी से कॉल कट कर दिया, क्योंकि मायरा अब तक करण के बिल्कुल पास आ गई थी और वो करण को सिड्यूस कर रही थी, जिस कारण करण बहकने लगा था। और फिर दोनों एक दूसरे के होठों को चूमने लग गए। चूमते हुए उन दोनों के मुंह से कामुक आवाजें निकल रही थी, जिसे आरोही साफ साफ अपने फोन पर सुन पा रही थी, क्योंकि करण जल्दबाजी में फोन को कट करना भूल गया था। ये सब सुनकर आरोही की आंखें नम हो गई। आई थिंक एक बार वहां चलना चाहिए। मैं भी तो देखूं आखिर कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है मिस्टर करण के। आरोही खुद को संभाल कर जिया की तरफ देखकर बोली। जिया ने कसकर आरोही के हाथ को पकड़ लिया, जैसे वो हिम्मत देकर कह रही हूँ कि आरोही, तू डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जिया की तरफ देखकर आरोही ने भी खुद को मजबूत कर हल्का मुस्कुरा दी। फिर दोनों रिसेप्शन पर जाकर करण का रूम नंबर पूछने लगी। पहले तो वहां बैठी लड़की ने बताने से साफ मना कर दिया, फिर जिया ने किसी तरह जुगाड़ करके करण का रूम नंबर पता कर लिया। रूम नंबर पता चलते ही आरोही और जिया जल्दी से सीढ़ियों से होते हुए उस पर सेकंड फ्लोर पर गई। वहां पहुंचकर दोनों जल्दी से करण के रूम की तरफ चल दी। कुछ ही देर में वो दोनों करण के रूम के बाहर थी। रूम के बाहर एक छोटा सा कार्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था, डोंट डिस्टर्ब। ये देखकर आरोही को बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगा। वहीं जिया जल्दी से वहीं बाहर से की होल में से अंदर की तरफ देखने लगी। अंदर करण और मायरा एक दूसरे को पागलों की तरह चूम रहे थे। ये देख जिया ने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली। फिर आरोही देखने के लिए झुकी तो जिया उसे देखने से मना करने लगी, क्योंकि अभी जिस हालत में करण और मायरा है, उस हाल में उन्हें आरोही नहीं देख पाएगी। लेकिन आरोही नहीं मानी और वो भी अंदर देखने लगी। अंदर का नजारा देखकर आरोही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जल्दी से खड़ी हुई और वहां से जाने लगी। जिया आरोही को जाते देख जल्दी से उसके पीछे भागी। वो बार बार आरोही का नाम पुकार रही थी, पर आरोही बिना सुने बस आगे आगे चली जा रही थी। जिया तेजी से भागकर आरोही के पास गई और उसे पकड़कर बोली, आरो, मैं कब से तुझे बुला रही हूँ, तू क्यों नहीं सुन रही है?
और अब तू ऐसे के लिए कहाँ भागे जा रही है? जिया प्लीज लीव मी अलोन। अभी मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तू अभी यहाँ से जा। मैं बाद में घर आ जाऊंगी। जिया एक गहरी सांस लेकर बिना किसी भाव के बोली। जिया आरोही को मना करती हुई बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुझे इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिस पर आरोही उसे अपनी कसम देकर वहां से जाने को बोली। ना चाहते हुए जिया को वहां से जाना पड़ा। वहीं जिया के जाते ही आरोही रोड पर बदहवास की हालत में चलने लगी। उसकी आंखों के सामने बार बार होटल रूम का सीन नाच रहा था। उसके आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। वहीं कोई था जो वहीं कुछ दूरी पर खड़े होकर आरोही को ऐसे बेसुध होकर रोड पर चलते हुए देख रहा था। अचानक रोड पर एक ट्रक तेजी से आरोही की तरफ बढ़ रहे थे, पर आरोही को इस बात का कोई होश तक नहीं था। आरोही बेसुध होकर बिना किसी पर ध्यान दिए रोड पर चली जा रही थी। उसे पीछे से आ रहे ट्रक की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो ट्रक आरोही को छूने ही वाला था कि उसी समय किसी ने आकर आरोही को एक झटके में खींचकर अपने मजबूत बाहों में जकड़ लिया। वहीं आरोही, जो कि अभी भी उसे कुछ भी होश नहीं था, वो अचानक खुद को किसी की बाहों में महसूस कर पहले तो बुरी तरह घबरा गई, पर जल्द ही खुद को नॉर्मल करके अपने सामने खड़े इंसान की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से भरी हो गईं और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, आप। वो शख्स कुछ बोलता उससे पहले ही आरोही की आंखें भारी होने लगी और वो बेसुध होकर उस शख्स की बाहों में झूल गई। वो शख्स बिना किसी भाव के आरोही की तरफ कुछ देर तक देखा और फिर तुरंत उसे अपनी गोद में उठाकर अपनी कार के पास ले गया। वो जल्दी से कार का डोर ओपन कर ड्राइवर के बगल वाली सीट पर आरोही को बिठाया और सीट बेल्ट लगाकर कार को डोर बंद कर दिया। फिर तुरंत उसने दूसरी साइड ड्राइविंग सीट की तरफ का डोर ओपन कर जल्दी से उससे बैठकर कार को स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया। वहीं जिया फ्लैट पर पहुंचकर परेशानी में अपने रूम में इधर उधर चारों तरफ घूम रही थी। उसे आरोही के लिए बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। वो वहीं रूम में रखे सोफे पर बैठकर बहुत देर तक आरोही के आने का इंतजार करती है। उसे अभी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए सोफे पर बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई। एक बड़ा सा व्हाइट कलर का बंगला, जो कि दिखने में बहुत ही आलीशान और खूबसूरत था। वो बंगला सफेद संगमरमर से बना हुआ था, जो कि सबसे आकर्षक का कारण था। उस बंगले के चारों तरफ गार्ड उसकी सिक्योरिटी के लिए तैनात थे। अचानक ही वहां पर स्पीड में एक कार आकर रुकी। वहां खड़े सभी गार्ड में से एक गार्ड जल्दी से आकर के कार के पास आया और कार का डोर ओपन किया। डोर ओपन होते ही उसमें से एक शख्स बाहर आया और फिर दूसरी साइड से जाकर डोर ओपन कर तुरंत आरोही को अपनी बाहों में बाहर निकाला और उसे अपनी बाहों में लिए हुए ही लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए बंगले के अंदर चला गया। वहां खड़े सभी गार्ड हैरानी से आंखें फाड़े उस नज़ारे को देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके बॉस, जो कि कभी भी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते और अगर कोई लड़की उनके करीब आना भी चाहती तो वो जिंदा नहीं बचती थी, वहीं आज उसके बॉस किसी लड़की को अपनी गोद में लिए हुए हैं। वो सब उस लड़की का चेहरा साफ नहीं देख पा रहे थे, पर दिखने से वो बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी। वो सभी यही सोच रहे थे कि आखिर ये प्यारी सी मासूम लड़की हमारे डेविल बॉस के जाल में कैसे फंस गई। वहीं वो शख्स वहां से जाते हुए अपनी जलती हुई निगाहों से एक नज़र उन सभी गार्ड की तरफ डाला, जिससे वो सभी डर से अपनी नजरें नीचे कर पूरी तरह कांपने लगे। वो शख्स उसी तरह अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बंगले के अंदर चला गया। वो शख्स आरोही को अपनी गोद में लिए हुए सीधे अपने मास्टर बेडरूम में गया और बड़े ही आराम से अपनी गोद में लिए आरोही को बेड पर लिटा दिया, जैसे मानो आरोही कोई कांच की गुड़िया हो। अगर उसे हर किसी भी ठोकर लगी हो तो वो टूट जाएगी। कुछ देर में वहां पर एक गार्ड के साथ एक लेडी डॉक्टर को लेकर उस रूम में आई। फिर वो आरोही को चेक करने लगी। डॉक्टर ने आरोही को अच्छे से चेक करके उसे एक इंजेक्शन लगाया। वहीं वो शख्स अभी भी आरोही के पास उसका हाथ पकड़े हुए बैठा था। वो लेडी डॉक्टर उस शख्स की तरफ देख भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उस शख्स का ऑरा ही इतना खतरनाक था। मिस्टर खन्ना, शायद इन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, इस कारण इनका बीपी लो हो गया है, जिस कारण ये बेहोश हो गई हैं। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। जब ये होश में आए तो उन्हें कुछ खिलाकर ये दवा दे दीजिएगा। लेडी डॉक्टर मिस्टर खन्ना, यानी कि दक्ष खन्ना की तरफ पेपर बढ़ाते हुए धीरे से बोली। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो शख्स कौन है।
ये कोई और नहीं दक्ष खन्ना है, जो कि अपनी आरोही के लिए उस होटल के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि आरोही आज जो भी देखेगी उसके बाद वो पूरी तरह से टूट जाएगी। ऐसी हालत में आरोही कहीं कुछ गलत कदम ना उठा ले, इसलिए उसका आरोही के लिए पहले से ही पहुंच गया था और वो डॉक्टर थोड़ी देर में वहां से चली गई। दत्त ने एक गार्ड को बुलाकर उसको दवा को लाने के लिए वो पेपर दिया। उसके बाद वो गार्ड वहां से चला गया। उसके जाने के बाद दत्त आरोही के पास बैठकर बहुत प्यार से उसके सर को सहलाते हुए धीरे से बोला, मैं कभी भी तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, और जिसके कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है उन सभी को बहुत जल्द खून के आंसू रोना पड़ेगा। लास्ट की लाइन को दत्त ने बहुत ही गुस्से से बोला था। उसके बाद दत्त धीरे से झुककर आरोही के माथे को चूम लिया। उसी समय दत्त का मोबाइल बजा। वो जल्दी से अपने पैंट में से अपने मोबाइल को निकाल के उसे पिक किया, पर कुछ बोला नहीं। तभी दूसरे गार्ड साइड से कुछ बोला गया, जिसे सुनकर दत्त का चेहरा डार्क हो गया। अभी वो बहुत ही भयानक लग रहा था, जिसे देखकर कोई भी डर से कांप जाए। एक लड़की जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल किसी परी की तरह, उसे देखकर कोई भी अपना दिल हार जाए। वो लड़की बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होकर किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इस समय उस लड़की की आंखों में एक अलग ही चमक थी। तभी वहां पर एक लड़का आया। वो लड़की उस लड़के को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और दौड़ते हुए इस लड़के के गले लगाने के लिए उसके पास जाने लगी। वो लड़का भी आगे बढ़ने लगा। ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। पर जैसे ही वो लड़की उसके उस लड़के के गले लगने वाली थी, तभी वो लड़का उस लड़की से दूर होकर दूसरी तरफ चला गया और वहीं थोड़ी दूर पर खड़ी एक दूसरी लड़की के गले लग गया। ये देखकर वो लड़की हैरान रह गई। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो लड़की उस लड़के की तरफ धीरे धीरे जाने लगती है। तभी वो लड़का उस दूसरी लड़की को किस करने लगा। दोनों एक दूसरे को बेतहासा चूमने लगे। ये सब देखकर उस खूबसूरत लड़की के तो मानो दिल ही टूट गया हो। कुछ देर तक एक दूसरे को किस करने के बाद वो लड़का और वो लड़की दोनों अलग होकर अपने सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को देखकर हंसने लगे। वो लड़का हंसते हुए बोला, कितना आसान है ना तुम्हें बेवकूफ बनाना आरोही। ये कहकर वो लड़का फिर से हंसने लगा। अब आप सभी समझ गए होंगे कि ये तीनों कौन कौन है। ये खूबसूरत लड़की कोई और नहीं, आरोही है। और वो लड़का लड़का उसका धोखेबाज मंगेतर करण। इसके साथ वो लड़की आरोही की सौतेली बहन मायरा है। तभी मायरा आरोही के पास आकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, ओ मेरी प्यारी भोली भाली बहन, देखो हमेशा की तरह मैंने तुम्हारे मंगेतर को भी अपना बना लिया। जैसे आज तक मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीना है, वैसे ही तुम्हारे मंगेतर को भी मैंने छीन लिया है। अब जिंदगी भर अकेली रोती रहूं। ये कहकर मायरा तेजी से हंसने लगी। मायरा और करण दोनों ही आरोही को देखकर तेज तेज हंस रहे थे। नहीं, अचानक एक तेज चीख के साथ आरोही की नींद खुल गई और वो तुरंत झटके में बेड पर उठकर बैठ गई। वहीं रूम के बाहर बालकनी में खड़ा दत्त ऊपर आसमान में जाए काले बादल की तरफ बिना किसी भाव के देख रहा था। अचानक ही आरोही की ये चीख सुनकर वो तुरंत रूम में वापस आया। रूम में आकर दत्त ने देखा कि आरोही बेड पर बैठी हुई है, तेज तेज सांसें ले रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। अचानक ही कुछ सोचकर आरोही की आंखों से आंसू गिरने लगे। ये सब देखकर दत्त जल्दी से आरोही के पास गया और तुरंत उसे पकड़कर खुद से चिपकाकर अपने सीने से लगा लिया और धीरे धीरे आरोही के बालों को सहलाने लगा। कुछ देर बाद जब आरोही थोड़ा नॉर्मल हुई तो खुद को अनजान जगह देखकर चौंक गई। तभी उसकी नजर दत्त पर गई। खुद को दत्त की बाहों में पाकर और भी ज्यादा हैरान हो गई। वो जल्दी से दत्त से दूर हुई। मिस्टर खन्ना आप? आरोही हैरानी से दत्त को देखकर इतना बोली। फिर कुछ सेकंड बाद आगे बोली, क्या मैं आपके घर में हूँ? पर मैं यहाँ कैसे आई? आरोही ये सब बोलते हुए थोड़ी परेशान लग रही थी। आरोही को इस तरह परेशान देखकर दत्त उसे पकड़कर कुछ बोला, जिसे सुनकर आरोही गुस्से से लाल हो गई। दत्त आरोही की बात को पूरी तरह से इग्नोर करके बोला, मुझे नहीं पता था कि मिस आप इतनी कमजोर हैं, जो किसी के धोखा देने से अपनी लाइफ इस तरह से खत्म कर लेंगी। मैं तो आपको बहुत ही हिम्मत वाली लड़की समझता था, पर आप तो। दत्त अपनी बात इतने पर ही अधूरी छोड़ देता है। वहीं आरोही जैसे ही दत्त की बातें सुनती है तो उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो गुस्से से दत्त को घूर कर देखते हुए बोलती है, मिस्टर खन्ना, आप होते कौन है मुझे जज करने वाले? आपकी हिम्मत भी कैसी हुई मुझसे ये सब कहने की कि मैं कमजोर हूँ या हिम्मत वाली नहीं? आप किस हक से
मुझे ये सब बोल सकते हैं। दक्ष को आरोही की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। एक पल में ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो अपने कदम तेजी से बढ़ाते हुए आरोही के पास पहुंचा, फिर उसे उसके कमर से पकड़कर तुरंत अपने करीब खींच लिया और उसके कानों में अपनी गर्म सांसों को छोड़ते हुए लो वॉइस में बोला, योर बॉयफ्रेंड। आरोही पहले तो दत्त के अचानक इतने करीब आने से घबरा गई। फिर दत्त की बात सुन वो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए उसकी तरफ देखने लगी। ऐसे मत देखो बेबी, वरना मैं खुद पर से अपना कंट्रोल खो दूंगा। दत्त आरोही को घूरकर देखने पर एक शैतानी स्माइल के साथ बोला, फिर अपनी एक आई विंक कर दिया। आरोही एक झटके में दत्त को खुद से दूर करके गुस्से से बोलने लगी। तभी दत्त आरोही की तरफ देख अपनी सर्द आवाज में बोला, सोच लो, इस तरह से तुम उन दोनों से बदला ले सकती हो और उन्हें उनकी सही जगह भी दिखा सकती हो। आरोही दत्त की बात सुनकर कुछ देर के लिए चुप रह गई और कुछ गहरी सोच में चली गई। वहीं दत्त की नजरें एक टक आरोही के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। वो आरोही के चेहरे के बनते बिगड़ते भाव को बड़े ही गौर से देख रहा था और उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। वहीं आरोही अभय की बात सुनकर किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से होटल रूम का सीन आ रहा था, तो कभी आंखों के सामने वही भयानक सपना दिख रहा था जिसमें करण और मायरा दोनों उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। वो सब कुछ सोचकर एक पल के लिए आरोही अपनी आंखों को कसकर भींच लिया और उसे अब करण और मायरा से नफरत सी होने लगी। वहीं दत्त कुछ देर तक आरोही के चेहरे को देखकर उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो और फिर वो आरोही से दूर होकर बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से जाने लगा। तभी आरोही की बात सुन दत्त के बढ़ते कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। आरोही बिना दत्त की तरफ देख शांत भाव से बोली, मिस्टर खन्ना, मैं आपको अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी। आरोही की बात सुन दत्त उसकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगा। दत्त गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया। तभी आरोही उसी तरह बिना किसी भाव के दत्त से बोली, मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ बनना चाहती हूँ, सो विल यू मैरी मी। ये सुनकर दत्त को तो जैसे 440 वोल्ट का झटका सा लगा। फिर जल्द ही खुद को नॉर्मल कर वह हैरानी से बोला, व्हाट। दत्त को आरोही की कई बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे यही लग रहा था कि जैसे उसने जो अभी सुना है वो सब सच नहीं, कोई सपना है। उसे ये भी लग रहा था कि कहीं उसके कान तो नहीं बज रहे। इस कारण वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था और वो आरोही से ऐसा सवाल करता है। वहीं आरोही एक बार फिर से दत्त की तरफ देखकर कॉन्फिडेंस के साथ बोली, विल यू मैरी मी मिस्टर दत्त खन्ना। दत्त जो अभी भी खुद बुत बना खड़ा था, वो अभी भी चुपचाप आरोही की तरफ लगातार देखे जा रहा था, जैसे दत्त खुद को यकीन दिला रहा हो। हजारों करोड़ों की हर रोज डील करने वाला, दुनिया में किसी से भी ना डरने वाला, हमेशा अपनी मर्जी की करने वाला दत्त खन्ना आज एक लड़की की कही बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वहीं आरोही बहुत देर से दत्त के चेहरे को ही देखे जा रही थी और उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। जब दत्त ने कुछ नहीं कहा तो आरोही दत्त की तरफ देखकर शांत भाव से बोली, आई नो दैट आई एम नॉट अ राइट चॉइस टू यू बिकॉज यू आर ग्रेट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड आई एम अ सिंपल गर्ल। इसलिए अगर आप मुझे रिजेक्ट करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। मुझे पता है आपको तो दुनिया की कोई भी लड़की मिल सकती है, यहाँ तक कि आप जिसे चाहें उसे अपना बना सकते हैं, तो भला मैं। अभी आरोही बोल ही रही थी कि तभी दत्त झटके में उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा। फिर तुरंत ही आरोही के गुलाबी होठों को अपने होठों में भर लिया, जिससे आरोही के आगे के शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए। दक्ष आरोही के होठों को सॉफ्टली चूम रहा था। वहीं आरोही तो दक्ष के अचानक किस करने से अभी भी बुत खड़ी थी। कुछ देर बाद दक्ष आरोही के होठों को छोड़कर उसके सिर से अपने सिर को जोड़कर बोला, आई डोंट नो दैट कि मुझे दुनिया की सारी लड़कियां मिल सकती हैं या नहीं, पर मुझे तो इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की चाहिए और वो लड़की कोई और नहीं, तुम हो मिस आरोही शर्मा। सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं अपना बनाना चाहता हूँ। यस, आई विल मैरी विथ यू मिस आरोही शर्मा। ये कहकर दक्ष एक बार फिर से आरोही के होठों को चूमने लगता है। वहीं आरोही को भी ना जाने क्यों दक्ष की बात सुनकर मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। दक्ष की बातों से उसके पेट में हजारों बटरफ्लाई उड़ने लगे थे।
कुछ देर बाद आरोही वॉशरूम में जाती है और शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। शावर लेते समय उसकी आंखों के सामने बार बार दक्ष का उसके होठों को चूमना याद आ रहा था। ये सोचते हुए उसकी उंगलियां अपने होठों पर चली गईं। ये सब कुछ आरोही के लिए बिल्कुल नया था। उसके होठों पर अनजाने में ही मुस्कुराहट तैर जाती है। करीब आधे घंटे बाद आरोही वॉशरूम से बाहर आ गई थी। अभी वो व्हाइट कलर के बाथरूम में थी और अपने एक हाथ में टॉवल को पकड़कर अपने लंबे गीले बालों को सुखा रही थी। उसका बाथरूम उसके घुटनों के ऊपर तक ही था, जिससे उसकी गोरी लंबी टांगें साफ दिखाई दे रही थी। वहीं कोई था जो अपनी हसरत भरी निगाहों से एकटक आरोही को देखे जा रहा था। इस बात से अनजान आरोही अपने बालों को झटकते हुए मिरर के पास गई। तभी दत्त आकर पीछे से आरोही की कमर में हाथ डालकर अपने चेहरे को उसके कंधे पर टिकाकर खड़ा हो गया। अचानक दत्त के ऐसा करने पर पहले तो आरोही डर से कांप जाती है, पर जैसे ही वो मिरर के जरिए दत्त को देखती है तो थोड़ी शांत हो जाती है। दत्त उसी तरह आरोही को पकड़े हुए ही उसके कानों में अपने होठों को उसके कानों के पास ले जाकर अपने मैग्नेटिक वॉइस में बोला, चलो ना जान, आज ही शादी कर लेते हैं। जिसे सुनकर आरोही कुछ ऐसा कही जिसे सुन एक पल के लिए दत्त चुप रह गया। आरोही दत्त की बात सुन चौंक जाती है और अपनी आंखें बड़ी किए दत्त की तरफ देखती रह जाती है। तभी दत्त एक पेपर बैग आरोही की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं, इसे पहनकर जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ। ये कहकर दत्त आरोही के माथे को चूमकर रूम से बाहर जाने लगा। तभी आरोही दत्त को रोकते हुए बिना भाव से बोली, मिस्टर खन्ना, आपसे शादी करने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। ये सुनकर दत्त अपनी जगह पर रुक गया और आरोही की तरफ मुड़कर शांत भाव से बोला, बोलो क्या शर्तें हैं तुम्हारी। आरोही दत्त की तरफ बिना देखे धीरे से कहती है, ये मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त, आप हमारी शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे जब तक मैं ना चाहूँ। दूसरी शर्त, आप जब तक मैं न चाहूं मेरे करीब नहीं आएंगे। ये सुनते ही दत्त का चेहरा सख्त हो गया। वो अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए तुरंत आरोही के पास गया और सख्त चेहरे के साथ बोला, पहली शर्त तो मैं मान लूंगा, लेकिन दूसरी शर्त सॉरी, ये मैं नहीं मानने वाला। ये सुनकर आरोही हैरानी से दत्त की तरफ देखने लगी। तभी दत्त आरोही के गाल पर हाथ रखकर आगे बोला, हाँ लेकिन जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होऊंगा, लेकिन बाकी तुम्हें सीड्यूस करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि तुम जल्द से जल्द मेरी हो जाओ। ये बात सुनते ही आरोही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो अपनी नजरें नीचे कर चुपचाप खड़ी हो गई और उसके शरीर में एक अलग ही सरसराहट सी दौड़ने लगी। वो जल्दी से दत्त को खुद से दूर करते हुए बोली, जब आपको मेरी शर्त माननी ही नहीं है तो आप यहाँ से जाइए। दत्त मुस्कुराता हुआ उसके गाल पर किस कर रूम से बाहर चला गया। वहीं दत्त के जाते ही आरोही अपने हाथ में पकड़े पैकेट को खोलकर देखी तो उसमें रेड कलर की शिफॉन की साड़ी और उस साड़ी के बॉर्डर पर डायमंड का वर्क किया गया था। वो साड़ी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। आरोही को भी ये साड़ी बहुत पसंद आती है। वो जल्दी से उस साड़ी को लेकर चेंजिंग रूम में जाकर तैयार होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद आरोही बस साड़ी पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आई और मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बालों को सेट करने लगी। वो खुद को तैयार करने में इतनी व्यस्त हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब दत्त रूम में आ गया और उसे एकटक देखने लग गया। अचानक कुछ देर बाद आरोही को अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। वो पीछे मुड़ती उससे पहले ही दत्त आरोही को पीछे से उसके कमर से पकड़कर बालों को दूसरी साइड कंधे पर करके उसके गर्दन पर चूमने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। आरोही हल्के गुस्से से दत्त को खुद से दूर करते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं कर रहा, अपनी होने वाली वाइफ की खूबसूरती को अपने होठों से महसूस कर रहा हूँ। दत्त आरोही को मिरर में देखते हुए अपने मैग्नेटिक वॉइस में उससे बोला, वैसे भी आज तो तुम मेरी ही हो जाओगी, फिर तुम कितना भी मुझे रोको मैं नहीं रुकने वाला। दत्त आरोही को मिरर में देखते हुए मदहोशी भरे आवाज में उससे कहा। आरोही बस हैरानी से दत्त की तरफ घूर कर देख रही थी। वो दत्त की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, शायद आप भूल रहे हैं मिस्टर खन्ना कि आपने मुझसे अभी कुछ देर पहले क्या कहा है। आप उससे मुकर नहीं सकते। आरोही की ये बात सुनते ही दत्त का चेहरा उतर गया। वो मुंह बनाकर आरोही से दूर हुआ और चुपचाप खड़ा हो गया। दत्त को इस तरह से मासूम सा चेहरा बनाते देख आरोही को उस पर हंसी आने लगी। वो अपनी हंसी को दबाते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ करके फिर से अपने बाल बनाने लगी।
दक्ष चुपचाप बस खड़े होकर अपनी आरोही को एकटक देख रहा था। आरोही उस लाल कलर की साड़ी में बला की खूबसूरत सी लग रही थी। साड़ी से झांकती हुई उसकी कमर बार बार दक्ष को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। ना चाहते हुए भी दक्ष की नजरें बार बार आरोही की साड़ियों के बीच झांक रही पतली कमर की तरफ चली जाती थी। उस पतली कमर में नाभि के नीचे एक काला तिल था। उसे देखकर दक्ष जैसे बेकाबू सा होने लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर उसे चूम ले, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए हुए खड़ा था। कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर बाहर आए। दक्ष आरोही के हाथों को पकड़े हुए विला से बाहर आया। विला के बाहर पहले से ही उसकी कार रेडी थी। ड्राइवर ने जल्दी से आकर बैक सीट का डोर ओपन किया तो दक्ष आरोही के साथ गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट कर दिया। दक्ष की गाड़ी के आगे पीछे दो दो और गाड़ियां थीं। उन चारों गाड़ियों में अभय के बॉडीगार्ड थे, जो अभय की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए थे। उन चारों गाड़ियों के बीच में दक्ष की गाड़ी थी। वो सभी गाड़ियां तेजी से रोड पर वो की तरफ चल रही थी। गाड़ियों के अंदर बिल्कुल भी सन्नाटा था। दक्ष की गाड़ी में दक्ष और आरोही दोनों चुपचाप बैठे थे। इस वक्त दोनों के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। उनके चेहरे को देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। वो अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ चुपचाप अपनी जगह पर ही बैठे हुए थे। दक्ष अपने मोबाइल में कुछ मेल चेक कर रहा था। वहीं आरोही विंडो के बाहर की तरफ बाहर के नज़ारे को देख रही थी। कुछ देर बाद करीब आधे घंटे बीतने को आए। आरोही कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो दोनों तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं। तभी अचानक से ड्राइवर ने एक जगह गाड़ी रोकी और आरोही देखती ही रह गई। आरोही दक्ष पूरे रास्ते भर एक दूसरे से कोई बात नहीं किए। आरोही विंडो के बाहर की तरफ देखते हुए एक अलग ही सोच में डूबी हुई थी। उसे बार बार यही लग रहा था कि क्या वो जो करने जा रही है वो सही है या गलत। ये सोच रही थी कि एक ही दिन में उसकी जिंदगी कितनी बदल गई। कहाँ कल तक वो करण की मंगेतर थी और आज वो दक्ष खन्ना की वाइफ बनने जा रही है। थोड़ी देर बाद ही गाड़ी कोर्ट के आगे रुकी और जल्दी से दत्त के बॉडीगार्ड्स पीछे की गाड़ी से निकलकर बाहर आए। तुरंत दत्त की साइड का डोर ओपन किया और दत्त अपनी कार से बाहर आया। वो अपने सूट को ठीक करके कार की दूसरी साइड गया और कार का डोर ओपन कर आरोही की तरफ अपने हाथों को आगे बढ़ाया। आरोही ने एक नज़र घूर कर दत्त के हाथों की तरफ देखा और फिर ना चाहते हुए भी दत्त के हाथों में अपने हाथों को रखकर बाहर आए। दक्ष और आरोही दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े एक साथ चलने लगे। वो दोनों दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। जहां आरोही ने रेड कलर की शिफॉन की ब्रांडेड साड़ी पहनी हुई थी, वहीं दक्ष ने ब्लू कलर के टॉक्सिडो में बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। ना चाहते हुए बार बार आरोही की नज़र उस पर चली जा रही थी। वो खुद को दक्ष को ना देखने के लिए बार बार मना कर रही थी। जैसे ही आरोही कोर्ट के पास पहुंची, सामने खड़ी जिया को देखकर हैरान रह गई। कोर्ट के सामने जिया और दक्ष का असिस्टेंट खड़े थे। एक बार आरोही कभी वो जिया की तरफ देखती तो कभी दक्ष की तरफ। दक्ष आंखों से इशारा करते हुए ऐसे बोला जैसे मैंने ही उसे बुलाया है, कह रहा हूँ। असल में दक्ष ने पहले ही अपने असिस्टेंट से कहकर आरोही की फ्रेंड जिया को कोर्ट के लिए बुला लिया था। जिया को जब ये पता चला कि आरोही शादी कर रही है तो वो एक पल के लिए बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। उसे ऐसा लगा मानो वो करण से शादी करने जा रही है। पर जैसे ही उसे पता चला कि आरोही की शादी दक्ष खन्ना, द फेमस बिजनेस टाइकून, एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन से हो रही है, तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। पहले तो उसे लगा कि कहीं आरोही बेवकूफ़ी में वो उस करण से ना शादी कर रही हूँ। पर जब दक्ष का नाम सुनी तो वो खुशी से उछल पड़ी और जल्दी से तैयार होकर दक्ष के असिस्टेंट के साथ कोर्ट के लिए निकल गई। जिया और आरोही एक दूसरे को देखे और फिर दोनों एक दूसरे की खुशी से गले लगा लिया। जिया आरोही के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, आरोही, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े आदमी से शादी करोगी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आरोही जिया की बात सुन हल्का सा मुस्कुराई और फिर दोनों अलग हुए। दत्त आरोही का हाथ पकड़े हुए कोर्ट के अंदर ले गया, जहां पर पहले से ही दत्त के असिस्टेंट ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली थी। जैसे ही दत्त आरोही कोर्ट के अंदर पहुंचे, उसके करीब आधे घंटे के अंदर ही दोनों की शादी संपन्न हो गई। कुछ देर बाद दोनों कोर्ट के बाहर आए। अभी आरोही के हाथों में उसकी शादी के सर्टिफिकेट था। कभी वो दत्त की तरफ देखती तो कभी अपने हाथों में पकड़े हुए मैरिज सर्टिफिकेट की तरफ। वहीं दत्त आरोही के इस बिहेव को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था और उसके होठों पर एक डेविल स्माइल थी।
जैसे मानो वो कोई बहुत बड़ी जंग जीत लिया हो। कुछ देर बाद दोनों वापस से कार में बैठ गए। आगे वाली कार में दच आरोही के साथ था और पीछे वाली कार में जिया दच के असिस्टेंट के साथ थी। करीब 1 घंटे बाद दोनों की गाड़ियां एक बड़े से विला के सामने जाकर रुकी। वो विला बहुत ही अलग था। ये वो विला नहीं था जहां पर दच आरोही को लेकर पहले गया था। ये उससे अलग, मानो कोई सपनों की दुनिया वाला विला था। आरोही तो सामने का नजारा देखकर हैरानी से कभी सामने के नजारे को देख रही थी तो कभी दच की तरफ देखती। आखिर ऐसा क्या देख लिया आरोही ने कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आरोही एक टक सामने की विला को देखे जा रही थी। आरोही एक नजर दच की तरफ देखती तो दच अपने होठों पर मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था और फिर एक झटके में आरोही के कमर में अपने हाथ डाल उसे अपने करीब खींचता है। ये देखकर आरोही जल्दी से उसके हाथों को अपने कमर से हटाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? जिसे सुनकर दच मुस्कुराते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं, तुम मेरी वाइफ हो तो क्या मैं तुम्हें पकड़ भी नहीं सकता? इतना कहकर दच उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब ले लेता है। इस तरह से दच को अपने इतने करीब देखकर आरोही को अपने शरीर में एक अजीब सी घबराहट सी होने लगी और वो अपने आप को दच से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। लेकिन दच की पकड़ उस पर और भी ज्यादा मजबूत होती गई। वो आरोही को पकड़ते हुए उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोली, अब बताओ कि कब से तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो, जैसे मानो कुछ कहना चाह रही हो? दच की बात सुनकर आरोही अपनी नजर इधर उधर करती हुई बोली, मैं आपको क्यों देखूंगी? शायद ये आपकी कोई गलतफहमी है मिस्टर दच। तब दच उसकी तरफ देखकर अपनी आईब्रो को उचकाते हुए बोला, ओ रियली? ऐसा सुनते ही आरोही अपनी नजरें दूसरी तरफ फेरते हुए दच को खुद से दूर करते हुए बोली, अब आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ मुझे लेकर क्यों आए हैं? जिस पर दच वापस से उसे पकड़कर मुस्कुराते हुए बोला, इट इज़ अ सरप्राइज फॉर यू स्वीट हार्ट। ये कहकर दच अपनी एक आई पिंक कर लेता है। आरोही तो बस दच की इस हरकत को आंखें फाड़े देखी जा रही थी, पर दच उसकी कमर में अपने हाथ डाले उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाता है। अभी भी आरोही की नजरें बार बार दच पर जा रही थी। ये देखकर दच फिर से आरोही के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, क्या आप भी तुम मुझे नहीं देख रही थी? तुम कुछ कहना चाहती हो तो तुम भी बोल सकती हो। जिस पर आरोही अपने बालों को कान के पीछे करते हुए शर्माते हुए बोली, वो मैं आपको थैंक यू बोलना चाह रही थी। दच उसकी तरफ देखकर कहता है, अच्छा, थैंक यू बोलने का कोई और अच्छा तरीका नहीं पता है मिसेस आरोही दच खन्ना? ये सुनकर आरोही जल्दी से उससे दूर होकर अपने कदम को आगे बढ़ाती हुई चली जाती है। दच बस उसे मुस्कुराते हुए देखता रह जाता है। कुछ देर बाद दोनों ही विला के अंदर होते हैं। जैसे ही आरोही सामने का नजारा देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस पूरे विला को दुल्हन की तरह खूबसूरती से सजाया गया था और वहां पर एक बड़ा सा हॉल था और हॉल के बीचों बीच में एक बहुत ही सुंदर छोटा और प्यारा सा मंडप बना हुआ था जिस पर कलरफुल लाइट सजी हुई थी और रंग बिरंगे फूल लटके हुए थे जो बहुत ही ज्यादा आकर्षक लग रहे थे। उस पूरे हॉल को भी कलरफुल लाइटों से एकदम आकर्षक तरीके से सजाया गया था। वहीं मंडप के पास में दच का असिस्टेंट रोहित और आरोही की फ्रेंड जिया दोनों खड़े रहते हैं और जिया जल्दी से दौड़कर आरोही के पास आई और उसको गले से लगाकर बोली, ओ मेरी जान, तू आ गई? तू जल्दी से अंदर चल। आरोही तो अभी भी हैरानी से अपनी जगह पर ही खड़ी थी। जिया आगे बढ़कर जाती है परंतु आरोही अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ी थी। तभी दच उसके पास आया और उसके कानों की तरफ झुककर बोला, कैसा लगा सरप्राइज स्वीट हार्ट? आर यू लाइक इट? ये सुनकर आरोही दच की तरफ इस तरह से देखी मानो कह रही हूँ, ये सब क्या है? आरोही की नजरों को समझ कर दच बोला, मैं तुम्हें हर तरह से अपना बनाना चाहता हूँ, चाहे वो कोर्ट से हो या मंडप से, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो स्वीट हार्ट। यू आर ओनली माइन। ये कहकर वो उसे अपने साथ लेकर मंडप की तरफ बढ़ गया। दोनों जाकर मंडप में बैठ जाते हैं। पंडित जी शादी की सारी विधियां करने शुरू कर देते हैं। आरोही तो अभी भी अपनी भरी हुई आंखों से कभी दच की तरफ देखती तो कभी मंडप की खूबसूरती की तरफ देखती। उसे तो अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने तो कल जिस तरह से करण को अपनी बहन मायरा के साथ देखा था, उसे लगा था कि उसकी सारी खुशियां उसी पर खत्म हो गई। ऐसा लगा था मैंने उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई है। पर शायद भगवान ने उसके लिए उससे भी कहीं अच्छा सोच कर रखा था। वो दच को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और मन ही मन भगवान को शुक्रिया अदा कर रही थी। वहीं कुछ दूरी पर खड़ी जिया आरोही को देखे जा रही थी और मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। आई होप
आप सबको मेरी ये न्यू स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो आप सब स्टोरी को सुन करके अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दें। थैंक यू।